हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लैपी सॉल्यूशन। मैं धीरज। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। जैसा कि मैंने इससे प्रीवियस वीडियो मैंने आपको ये बताया कि कैसे एक मदरबोर्ड को कॉल टेस्टिंग करना है। उसके बाद मैंने आपको आरटीसी सेक्शन के बारे में बताया। एक्चुअली आज का क्लास थोड़ा लंबा होने वाला है। आज मैं आप लोग को मदरबोर्ड में आरटीसी के बाद बनने वाली सप्लाई जो कि होती है डीसी इन, 19 वोल्ट इन या फिर अडेप्टर इन सप्लाई जो होती है, वो आज मैं टोटली 1 बाय 1 पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर करूंगा। सप्लाई कहाँ से जनरेट होती है, कैसे आगे बढ़ती है, कौन कौन से कंपोनेंट के थ्रू होती है, वो कंपोनेंट कैसे वर्क करता है, उस कंपोनेंट को कैसे टेस्ट करना है, कैसे चेक करना है कि वो सही है कि खराब है। सभी चीज़ के ऊपर मैं आज मतलब कि आपका डीसी इन सेक्शन टोटली क्लियर करवा दूंगा हर एक कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए, इससे पहले हम लोग एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। उसके ऊपर सबसे पहले आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद 1 बाय 1 हर चीज़ के बारे में आपको क्लियर करूँगा। तो चलिए डायग्राम की ओर चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ हूँ जो कि डीसी इन सेक्शन के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग का डीसी जैक कनेक्टर कनेक्ट होता है और यहाँ पे अभी मैं एक्चुअली 5 पॉइंट ही बनाया हूँ, जिसमें आपका एक पॉइंट होता है 19 वोल्ट इन के लिए, एक पॉइंट होता है आपका सेंसर लाइन जो कि एडेप्टर लाइन को सेंस करता है कि एडेप्टर कनेक्ट जो मदरबोर्ड के बायोस में जो एडेप्टर सेट रहता है वो एडेप्टर कनेक्ट है कि नहीं, और एक 2 पॉइंट है ग्राउंड के लिए। इसमें 2 पॉइंट और होते हैं जो कि कनेक्ट होते हैं आपके जो डीसी जैक में जो लाइट लगा रहता है उसके लिए, और डीसी जैक लगाने के बाद जो एक लाइट जलता है जैसे कि एचपी का हो गया, डेल का हो गया, जिसमें लाइट जलता है उसके लिए ये है। तो यहाँ आपको यहाँ पे 3.3 वोल्ट मिलेगा और यहाँ पे भी आपको 3.3 वोल्ट मिलेगा। कभी कभी एक प्रॉब्लम आता है जिसमें होता है कि एडाप्टर लगाने के बाद प्लग इन नोड चार्जिंग का केस आता है। तो सबसे पहले हम लोग यही सप्लाई देखते हैं कि ये सप्लाई बन रही है कि नहीं बन रही है। उसके बाद ये आपका ग्राउंड है, उसके बाद ये सप्लाई, उसके बाद डायरेक्ट कॉइल पे आता है। कॉइल के बारे में अगर मैं बताऊं तो कॉइल का काम ये है, एक लाइन में अगर कॉइल का मतलब समझे तो इसका काम बस ये है, कॉइल allow only DC to pass। फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब जो अगर यहाँ पे एक सप्लाई है जो कि जा रही है और यहाँ बीच में एक कॉइल लगा हुआ है, तो यहाँ जो इधर से इनपुट सप्लाई है यहाँ पे ये मिक्सचर ऑफ सप्लाई होती है। जैसे का मतलब कि इसमें आपका डीसी भी है, इसमें आपका एसी भी है, इसमें आपका कुछ फ्रीक्वेंसी भी है, जो भी है इसे बहुत मिक्सचर ऑफ इनपुट में आपका ये मिक्सचर ऑफ सप्लाई है, मिक्सचर ऑफ सप्लाई सप्लाई। तो कॉइल यही काम करती है कि इधर जितने भी सप्लाई है, मिक्सचर ऑफ सप्लाई है, वो सब को रोक करके ओनली डीसी, प्योर डीसी सप्लाई को अलाउ करती है पास होने के लिए। तो इसका एक तरीका से इसको ऐसे ही ये कर सकते हैं कि ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि एसी और डीसी मिक्सअप सप्लाई को रोक करके छान करके ओनली प्योर डीसी पास कराने का काम करती है। एक लाइन में हम लोग ये समझ सकते हैं। उसके बाद ये सप्लाई क्रॉस होने के बाद यहाँ पे आपका मॉस्फेट के इनपुट सप्लाई पे आती है। यहाँ पे 2 टाइप के मॉस्फेट यूज होते हैं, पी चैनल, एन चैनल। पी चैनल और एन चैनल। तो यहाँ पे अभी पी चैनल मॉस्फेट लगा हुआ है। इसका काम यह है कि इसका जब इनपुट सप्लाई मिलता है तो इनपुट सप्लाई लेकर के आउटपुट में सप्लाई देता है, लेकिन इसका कुछ यहाँ पे वर्किंग है। इस पी चैनल मॉस्फेट को जब तक उसका गेट सप्लाई नहीं मिलेगा तब तक ये सप्लाई को इधर ये क्रॉस नहीं करा सकता है। तो अगर यहाँ पे पी चैनल मॉस्फेट है तो उसका कंडीशन ये होता है, पी चैनल तो आपका पी चैनल मॉस्फेट का कंडीशन ये है। अगर हम लोग पी चैनल मॉस्फेट का कंडीशन देखने जाए तो पी चैनल मॉस्फेट का कंडीशन ये है कि फर्स्ट कंडीशन आपका ये है, वोल्टेज ऑफ गेट should be
लो देन इनपुट, मतलब वोल्टेज ऑफ गेट, मतलब कि मोस्फेट को वर्क कराने के लिए जब यहाँ पे इसके सोर्स पे सप्लाई मिलता है तो सोर्स से ड्रेन तक जाने के लिए इसका एक गेट सप्लाई देना बहुत जरूरी है। जब तक ये गेट सप्लाई इसको नहीं मिलेगा तब तक आपका सोर्स टू ड्रेन या ड्रेन टू सोर्स सप्लाई क्रॉस नहीं कराएगा। तो पी चैनल केस में ये होता है कि जो इसका गेट का सप्लाई होता है, जैसे कि अगर आपका इनपुट सप्लाई 19 वोल्ट है तो इसका जो गेट सप्लाई होता है वो आपका वोल्टेज के सप्लाई से लो होना चाहिए। अगर यहाँ पे 19 वोल्ट है तो यहाँ जो ये गेट सप्लाई होता है वो इनपुट सप्लाई से लो होना चाहिए। जब तक ये सप्लाई इसको नहीं मिलेगी गेट सप्लाई लो, तब तक आपका जो मोस्फेट है सोर्स टू ड्रेन सप्लाई क्रॉस नहीं कराएगी। तो यहाँ का जो ये गेट सप्लाई देने के लिए यहाँ पे एक डिवाइडर बनाया जाता है जो कि वोल्टेज डिवाइडर होता है, जहाँ पे 2 रजिस्टर लगे हुए रहते हैं। उस रजिस्टर के जितने भी वैल्यू के रजिस्टर होते हैं उसका कैलकुलेशन करने के बाद जो यहाँ पे सप्लाई बनता है वो 19 वोल्ट से कम बनता है। जो सप्लाई मिलने के बाद ये आपका 19 वोल्ट इधर से इधर क्रॉस होगा। तो ये जो वोल्टेज डिवाइडर का जो कंडीशन है वो मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूँ कि ये कैसे काम करता है, इसको चेक कैसे करना है, क्या है, कैसे है। ये 19 वोल्ट इनपुट लेकर के उसको कम करके कैसे यहाँ पे देता है। तो एक बार मैं ऐसा कंडीशन में आपको समझा दे रहा हूँ। वोल्टेज डिवाइडर को अच्छे से समझिएगा क्योंकि पूरे मदरबोर्ड में बहुत जगह यूज होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, उसको हो सके तो बहुत ही अच्छे से समझिएगा क्योंकि मदरबोर्ड में बहुत जगह यूज होता है। एक्चुअली यहाँ पे एक डिवाइडर बना देते हैं हम लोग। बनाने के बाद ये आपका यहाँ पे ग्राउंड हो गया। इसका ग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए ये आपका 20 वोल्ट का सप्लाई है, इनपुट सप्लाई। यहाँ पे आपका हो गया R2 जो कि इसको मान लीजिए 660 के, और ये हो गया आपका R1। इसको मान लीजिए आप इसका वैल्यू 335 के। तो इसको आप मान लीजिए R2 को आपको मान लेना है RB R1 जी, सॉरी जी। और यहाँ पे आपका हो गया आउट, मतलब भी आउट। एक्चुअली इसको कट कर दीजिए, इसका कोई काम नहीं है अभी फिलहाल, इसको बाद में हम लोग देखेंगे। बस आप यहाँ समझ लीजिए कि आपका इनपुट सप्लाई है, 2 रजिस्टर लगा हुआ है। 2 रजिस्टर के लगने के बाद जो सप्लाई यहाँ पे बनता है वो कितना सप्लाई आएगा। तो इसका जो फार्मूला है उसको ध्यान से देखिएगा। ये फार्मूला आपको पूरे मदरबोर्ड में बहुत जगह काम आने वाला है। भी आउट इक्वल टू भी इन इंटू R1 बाई R1 प्लस R2। तो हम लोग क्या देखेंगे, भी इन हम लोग का कितना है 20 वोल्ट, 20 इंटू R1 कितना हम लोग का 335 बाई R1 कितना हम लोग का 335 प्लस R2 कितना है 660। तो टोटल कैलकुलेशन किया जाए 6700 बाई 995। अगर दोनों को डिवाइड किया जाए तो अप्रोक्स सप्लाई जो बनेगा प्लस 6.7 या 8 के आसपास जो भी सप्लाई बने, 6.5-6-7 के आसपास यहाँ पे एक सप्लाई बनेगा जो कि आपका आउटपुट सप्लाई होगा। ये इनपुट सप्लाई को लेकर के वोल्टेज डिवाइडर बना करके जो ये आउटपुट तो इसी तरह आप भी किसी भी सप्लाई का, किसी भी इनपुट सप्लाई का वोल्टेज, वहाँ पे आपके मदरबोर्ड में रजिस्टर का वैल्यू दिया रहेगा। रजिस्टर का वैल्यू इनपुट करके आप ये फॉर्मूला यूज करके किसी भी सप्लाई का आप वोल्टेज डिवाइडर बना करके उसका जो आउटपुट सप्लाई है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप ये आपको वोल्टेज डिवाइडर समझ में आया होगा। तो यहाँ पे इनपुट सप्लाई 19 वोल्ट है। जब ये वोल्टेज डिवाइडर बनेगा तो अप्रोक्स यहाँ से 19 से कम सप्लाई मिलेगा गेट पे सप्लाई, तब ये जाकर के जो 19 वोल्ट सप्लाई है इधर ये क्रॉस कर देगा। उसके बाद ये सप्लाई आएगा यहाँ पे P1 से P2 के पास, जहाँ से एक सप्लाई जाएगी चार्जिंग आईसी को
जो कि वी इन करके होगा, और वहीं पे वही सप्लाई को यूज करते हुए वोल्टेज डिवाइडर बनाते हुए एक सप्लाई जाएगी जो कि एसी डिरेक्ट की सप्लाई होगी। ठीक है, समझ गए। एक सप्लाई आएगी ऊपर से जो कि वी इन, ये नॉर्मली 100% में से 98 बोर्ड में यही 98% बोर्ड में यही कंडीशन होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऊपर से एक सप्लाई आएगी जो कि वी इन होगी चार्जिंग आईसी में, और उसी से वोल्टेज डिवाइडर बनाकर एक सप्लाई जो दिया जाएगा वो एसी डिटेक्ट करके होगा। तो जब ये वी इन इसको मिलेगी, वी इन मिलने के बाद जब एसी डिटेक्ट सप्लाई मिलेगी, उसके बाद जब यहाँ पे एक सप्लाई आएगा जो कि ये एन चैनल मॉस्फेट है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पी चैनल मॉस्फेट था, यहाँ पे एन चैनल मॉस्फेट है। दोनों का कंडीशन सेम है, वर्किंग सेम है, कंडीशन अलग है। दोनों का काम है सप्लाई को क्रॉस कराना, लेकिन कंडीशन अलग है। इसमें क्या था, गेट सप्लाई कम चाहिए था पी चैनल में, और एन चैनल में जस्ट उल्टा है, इसको गेट सप्लाई ज्यादा चाहिए इनपुट सप्लाई से। मतलब पी चैनल में इनपुट सप्लाई से गेट सप्लाई को सप्लाई कम होना चाहिए। अगर 19 वोल्ट इनपुट सप्लाई है तो इसका गेट सप्लाई 19 वोल्ट से कम होना चाहिए, तब जाकर के ये सप्लाई क्रॉस होगा। और एन चैनल में इनपुट सप्लाई अगर 19 वोल्ट है तो गेट सप्लाई 19 वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए, तब जाकर ये सप्लाई इधर से इधर क्रॉस करेगा। तो ये सप्लाई जब चार्जिंग आईसी को इनपुट सप्लाई और एसी डिरेक्ट सप्लाई मिलती है, तब जाकर के चार्जिंग आईसी एक सप्लाई निकालती है जो कि 24 वोल्ट से लेकर के 28 वोल्ट तक की होती है, जो कि इस चैनल को गेट सप्लाई प्रोवाइड कराती है। जिसके बाद ये सप्लाई आपको इधर से इधर क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे करंट सेंसिंग रजिस्टर। बहुत लोग CLR ये सभी बोलते हैं। ये करंट सेंसिंग रजिस्टर एक सेंसर है, एज अ सेंसर के या ऐसे एज अ सेंसर के यूज में इसको इस्तेमाल करता है। कहने का मतलब कि यहाँ तक जब ये सप्लाई यहाँ पे मिल जाएगा तब ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि इधर का सारा सप्लाई ओके है, इधर की सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एज अ ब्रिज इसको समझिए, अगर जब ये सप्लाई इधर क्रॉस हो गया, इधर लाइन में कहीं भी शॉर्टिंग होगा, जब यहाँ तक सप्लाई ओके है तब तक ये कंटिन्यू हुआ। ये सप्लाई जब यहाँ से यहाँ पास होगी तो ये लाइन में मान लीजिए कि शॉर्टिंग है, कुछ भी है, कहीं भी प्रॉब्लम है, तो ये क्या करेगा, तुरंत जस्ट एक सेंसर के थ्रू इसको बताएगा, और ये क्या करेगा, यहीं से इसका गेट सप्लाई को कट कर देगा कि जो भी सप्लाई है इधर ही रुक जाए, इधर ना जाए, जिसकी वजह से उधर जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को और क्रिटिकल ना बना दे। तो यहाँ पे करंट सेंसिंग रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली रिपेयरिंग में सबसे पहले हम लोग 19 वोल्ट समझने के लिए यहीं पे हम लोग सबसे पहले यहीं पे देखते हैं, एक इस साइड में एक इस साइड में। अगर आपका दोनों साइड 19 वोल्ट दे रहा है तो उस समय हम लोग इनपुट सप्लाई और चार्जिंग आईसी को क्या मानते हैं। चार्जिंग आईसी का दो काम है यहाँ पे, एक लैपटॉप को चार्ज कराना और दूसरा लैपटॉप का बैटरी को चार्ज कराना, और दूसरा काम है सप्लाई के क्रॉस कराना, मतलब इनपुट सप्लाई को क्रॉस कराना, और दूसरा काम है लैपटॉप को बैटरी को चार्ज कराना। तो यहाँ पे आपका चार्जिंग आईसी का पहला काम ठीक ठाक माना, ठीक समझा जाता है। अगर पहला काम ठीक है तो आई होप सब लोग समझते हैं कि दूसरा काम भी उसका ठीक ही होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 19 वोल्ट आपको मिलना चाहिए, और यहाँ भी 19 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टर के वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे सप्लाई कम या ज्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे करंट सेंसिंग रजिस्टर का यहाँ पे यही काम है। अगर इस साइड में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो ये इसके थ्रू ये सेंस कर लेता है, और ये क्या करता है, इस गेट सप्लाई को तुरंत कट कर देता है, जिसकी वजह से सारा सप्लाई यहीं पे रुक जाए। अब उसके बाद आपका आता है पावर SRC। पावर SRC समझने से पहले हम लोग समझते हैं थर्ड मॉस्फेट Q3 जो कि 12 वोल्ट। सबसे इम्पोर्टेंट मॉस्फेट आपका यही है। प्रॉब्लम लैपटॉप में एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है, जैसे कि प्रॉब्लम ये आ गया कि आपका एडाप्टर पे लैपटॉप ऑन हो रहा है, लेकिन जैसे ही बैटरी लगा रहे हैं लैपटॉप टोटली शॉर्ट बताने लग रहा है, या फिर लैपटॉप बैटरी पे ऑन हो रहा है लेकिन जैसे ही एडाप्टर लगा रहे हैं लैपटॉप टोटली शॉर्ट बताने लग रहा है। इस कंडीशन में क्या होता है, ये आपका जो थर्ड मॉस्फेट होता है वो खराब हो जाता है। इसका काम ये है कि जब आपका एडाप्टर लगा हुआ है तो चार्जिंग आईसी इस मॉस्फेट को एक सप्लाई देती है, जिसके वजह से क्या करता है, जो ये बैटरी की सप्लाई को है ये यहाँ पे रोके रहता है, टोटली रोके रहता है। जब तक इधर एडाप्टर लगा हुआ है तब तक ये चार्जिंग आईसी इस गेट को सप्लाई दे करके इसको टोटली रोका, बैटरी सप्लाई को टोटली बैटरी सप्लाई को टोटली स्टॉप करके रखता है।
अब ये डिपेंड करता है यहाँ पे एन चैनल मॉस्फेट लगा है कि पी चैनल मॉस्फेट लगा है। और यहाँ पे एन चैनल मॉस्फेट लगा है तो वो एन चैनल की तरह काम करेगा, और पी चैनल लगा हुआ है तो पी चैनल की तरह काम करेगा। बस इसको सबसे इजी, सबसे नॉर्मल तरीका से ये समझिए कि इसका बस यही काम है कि जब एडाप्टर का सप्लाई लगा हुआ है तो एडाप्टर का सप्लाई यहाँ पे आएगा तो यहीं पे रुक जाएगा, ये इधर से इधर क्रॉस नहीं होगा, ठीक। और जब बैटरी लगा हुआ है तब एडाप्टर नहीं लगा, सिर्फ बैटरी लगा हुआ है, तब ये सप्लाई को इधर क्रॉस कराएगा। अगर दोनों एक साथ लगे हुए हैं तो सिर्फ एडाप्टर का सप्लाई यहाँ पे आकर रुक जाएगा और बैटरी का सप्लाई यहाँ पे आकर रुक जाएगा। दोनों को यहाँ पे ये मिलने नहीं देगा, दोनों को ये डाइवर्ट करके रखेगा, मिलने नहीं देगा। इसका यही काम है। और इसमें ये काम करने में इसका हेल्प करता है चार्जिंग आईसी। अगर यहाँ पे जब एडाप्टर लगा हुआ है तो चार्जिंग आईसी इधर से एक इसको सप्लाई देती है, जिससे इसको पता चलता है कि नहीं भाई उधर एडाप्टर लगा हुआ है, इधर से सप्लाई को क्रॉस नहीं कराना है। और जब ये एडाप्टर नहीं लगा रहता है, चार्जिंग आईसी को कोई सप्लाई नहीं देती है, तब यहाँ से बैटरी को ये इसको पता चलता है कि नहीं भाई गेट सप्लाई नहीं मिला, इसका मतलब हम लोग को सप्लाई इधर से इधर पार कराना है। तो इस केस में जो ये केस आता है कि आप एडाप्टर बैटरी दोनों के साथ सिस्टम ऑन नहीं हो, एडाप्टर लगा रहे हैं तो ऑन हो रहा है, लेकिन जैसे बैटरी लगा रहे हैं और बैटरी पे ऑन कर रहे हैं तो जैसे एडाप्टर लगा रहे हो वैसे शॉर्ट बताने लग रहा है, या तो बैटरी पे चल रहा है या तो एडाप्टर पर चल रहा है, दोनों एक साथ में नहीं चल रहा है। तो इस केस में अधिकतर यही मॉस्फेट खराब होता है। तो डीसी इन सेक्शन में आपका इतना ही है। आई होप डीसी इन सेक्शन सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और खासकर जो ये आपका वोल्टेज डिवाइडर है इसको आप अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर नहीं समझ पाए होंगे तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लें, समझ लें। तो आज के लिए यहीं पे, इसके बाद मैं आपको स्कीमेटिक के थ्रू इस केस को समझा देता हूँ। हाँ, तो हम लोग एक स्कीमेटिक डायग्राम पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपको डेमोस्ट्रेट करा देता हूँ। ये आपका बैटरी कनेक्टर है, डीसी जैक कनेक्टर है, जहाँ पे देख रहे हैं मेन बैट डिटेक्ट आपका ये सप्लाई यहाँ से होते हुए नहीं ये नहीं आपका, ये नहीं आपका भी इन ये रहा। तो यहाँ से आपका भी इन स्टार्ट होता, आप देख पा रहे होंगे। भी इन यहाँ से एक सप्लाई होते हुए PQ101 पे गया है। तो आप एक चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पे एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे आइडेंटिफाई करें स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू कि ये पी चैनल मॉस्फेट कौन सा है और एन चैनल मॉस्फेट कौन सा है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बता रहा हूँ, सबसे इजी तरीका है जानने का। जिस मॉस्फेट में गेट सप्लाई, जो कि 4 नंबर देख रहे हैं पिन जो ऊपर बना हुआ है, जिस मॉस्फेट में गेट सप्लाई का मार्क ऊपर की ओर हो, गेट सप्लाई से ऊपर की ओर हो, वो आपका पी चैनल मॉस्फेट है। समझ रहे हैं? ये जो मैं जूम कर रहा हूँ, जिस मॉस्फेट में ये सिंबल, एरो का सिंबल ऊपर की ओर हो, वो आपका पी चैनल है 100%। और जिस मॉस्फेट में गेट का सिंबल नीचे की ओर हो, गेट की तरफ वायर हो, वो आपका एन चैनल है। जिस मॉस्फेट में एरो गेट की साइड हो, वो आपका एन चैनल है। और जिस मॉस्फेट में गेट का एरो जिस मॉस्फेट में एरो गेट के अपोजिट साइड में, वो आपका पी चैनल है। सबसे इजी तरीका है आइडेंटिफाई करने का मॉस्फेट कि पी चैनल कौन सा है और एन चैनल कौन सा है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये पी चैनल है। यहाँ पे एक वोल्टेज डिवाइडर बनाया गया है, जिसका एक फर्स्ट मॉस्फेट का वैल्यू है 103 और सेकेंड मॉस्फेट का वैल्यू है 107। और यहाँ नीचे ग्राउंड लगा हुआ है। वोल्टेज डिवाइडर बना करके इसको गेट सप्लाई दिया है, तब जा करके ये वोल्टेज आगे पहुँचा P1 के पास। P1 के पास 19 वोल्ट है। उसके बाद ये P1 का जो ये सप्लाई है, ये एक सप्लाई डायरेक्ट हो करके गया पिन नंबर 3 के साथ चार्जिंग आईसी में। उसके बाद आपका आप देख रहे होंगे, उसके बाद जब ये गेट सप्लाई गया तो यहाँ पे कौन सा चैनल है आपका, एन चैनल मॉस्फेट है। तो यहाँ पे कौन सप्लाई चाहिए, 19 वोल्ट ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ से देखिए एक आईसी निकाला एसी ड्राइव करके, जो कि 24 से 28 वोल्ट की होगी, जो इसकी गेट सप्लाई दे रही है। उसके बाद गेट सप्लाई मिलने के बाद ये सप्लाई इधर क्रॉस किया, जो कि P2 के पास आया। आपका P1 P2 के ध्यान देगा, P1 के पास 19 वोल्ट है, P2 के पास भी 19 वोल्ट है। यहाँ पे करंट सेंसिंग रजिस्टर लगा हुआ है, ये बड़ा सा, जो कि डायरेक्ट AC में जाता है, जो कि ACP और ACN करके
इन पे जाता है, ये दोनों पे 19 वोल्ट मिलने चाहिए आपको। उसके बाद ये B प्लस है, ये कॉइल है, ये आपका थर्ड मॉस्फेट ये रहा आपका यहाँ, ये रहा थर्ड मॉस्फेट। थर्ड मॉस्फेट को अगर देखें बैटरी से जो ये था, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप थर्ड मॉस्फेट का ये कंडीशन देख रहे होंगे, यहाँ पे आपका P चैनल मॉस्फेट लगा हुआ है, जो कि अगर बैटरी का इनपुट सप्लाई होता है तो इसको इनपुट सप्लाई मतलब कि 12 वोल्ट, तो यहाँ पे इसको क्रॉस कराने के लिए 12 वोल्ट से कम चाहिए, क्योंकि यहाँ पे P चैनल है, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो P1 लिखा हुआ है, जब ये P1 देखा जाए यहाँ पे, जो कि मैंने बोला था कि आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे P1 आपका 19 वोल्ट है, ठीक। तो यहाँ पे जब इसका ये 19 वोल्ट मिलेगा तब ये सप्लाई इधर क्रॉस नहीं कर पाएगा, ओके। अगर एडाप्टर यहाँ से निकल जाएगा तब ये सप्लाई इजीली इधर से इधर क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। और जब एडाप्टर प्लस बैटरी दोनों एक साथ लगा है तभी सेम कंडीशन है। यहाँ पे P चैनल मॉस्फेट है, इसको यहाँ पे क्या चाहिए 19 वोल्ट से कम चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 19 वोल्ट आ रहा है। तो आई होप आप लोग को स्कीमेटिक डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फिजिकली टेस्टिंग बताता रहा हूँ आपको, जो जो चीज़ का आज मैं क्लास में आपको बताया वीडियो में, मैं 1 बाय 1 कंपोनेंट का टेस्टिंग बताता जाऊंगा। जैसे जैसे वो कंपोनेंट आते जाएंगे वैसे वैसे मैं टेस्टिंग बताता जाऊंगा। जैसे कि मैं कॉइल का काम बताया, उसका काम है बस मिक्सर सप्लाई में से बस डीसी सप्लाई। और P चैनल मॉस्फेट कैसे वर्क करता है, N चैनल मॉस्फेट कैसे वर्क करता है। तो कॉइल का टेस्टिंग ये है कि आपका इन बीप रेंज, मल्टीमीटर के बीप रेंज पे बोथ साइड प्रॉप रखने पे बीप बताना चाहिए, बोथ साइड प्रॉप रखने पे बीप बताना चाहिए। बीप बता रहा है तो ओके कंडीशन है, बीप नहीं बता रहा है तो कहीं ना कहीं फॉल्टी कंडीशन है। साथ ही साथ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दोनों साइड में से कहीं से भी बीप नहीं बताना चाहिए। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बीप बता रहा है, इसका मतलब फॉल्टी कंडीशन में है। और दोनों साइड चेक करने पे आपका इसका बीप का साउंड आना चाहिए। ये आपका कॉइल का टेस्टिंग हो गया। और मॉस्फेट का टेस्टिंग ये हो गया कि सोर्स टू ड्रेन, मॉस्फेट का मल्टीमीटर का प्रॉप रखने पर सोर्स टू ड्रेन बीप नहीं बताना चाहिए, चाहे ब्लैक प्रॉप इस पे हो चाहे इस पे हो, दोनों साइड से बीप नहीं बताना चाहिए। और सेम कंडीशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी दोनों साइड के पिन में से बीप नहीं बताना चाहिए। ये आपका वोल्टेज सेक्शन का कंडीशन है। आपका आगे जो अगर क्या बोलते हैं उसको, ये आपका डीसी लाइन प्लग इन लाइन सेक्शन का कंडीशन है। आगे चल कर के थोड़ी सी कंडीशन इसकी चेंज होती है लॉजिक सेक्शन में, जब इसका जब मॉस्फेट यहाँ पे स्विचिंग सेक्शन में, जैसे कि चार्जिंग ऐसे लगा हुआ है, जब स्विच करके चार्ज सप्लाई निकालती है, स्विचिंग सेक्शन में भी मॉस्फेट लगा रहता है। ऊपर लोअर मॉस्फेट ग्राउंड के साथ एक कनेक्टर होता है। यहाँ पे मॉस्फेट की कंडीशन और टेस्टिंग दोनों बदल जाती है। लेकिन जब यहाँ पे हम लोग पहुंचेंगे तो वहाँ पे उस समय उस चीज की मैं मॉस्फेट की टेस्टिंग क्लियर करूंगा। लेकिन यहाँ पे दोनों साइड से बीप नहीं करना चाहिए और विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पे बीप नहीं करना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो आपका सही है। अगर दोनों साइड से बीप कर रहा है तो फॉल्टी है, और ग्राउंड के साथ बीप कर रहा है तो फॉल्टी है। मैं आपको एक बार फिजिकली दो बोर्ड में डेमोस्ट्रेट करके दिखा दे रहा हूँ। ये आपका फर्स्ट मॉस्फेट है, सेकंड मॉस्फेट है, थर्ड मॉस्फेट है, ये कॉइल है, और इधर देखें तो डीसी जेट कनेक्टर है ये, ठीक है। तो मैं डेमोस्ट्रेट कराता हूँ। आपका ये मल्टीमीटर बीप रेंज पे है। जैसा मैंने बताया था, सबसे पहले कॉइल का टेस्टिंग हम लोग कर लेते हैं। दोनों साइड से बीप प्रॉप रखने पर, दोनों साइड पर प्रॉप रखने पर बीप बताना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग को बीप मिल रहा है, बट रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बीप नहीं बताना चाहिए। ये रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बीप नहीं बता रहा है, और दोनों साइड से बीप बताना चाहिए। और यही हम लोग देख लेते हैं मॉस्फेट का यह है कि दोनों साइड से बीप नहीं बताना चाहिए, नहीं बता रहा है, नहीं बता रहा। वही सेम कंडीशन है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बीप नहीं बताना चाहिए। आई होप आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो। अगर कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इस बोर्ड में सप्लाई डाल करके आपको डेमोस्ट्रेट कराऊंगा कि वोल्टेज डेमोस्ट्रेट कराऊंगा कि डीसी जैक कनेक्टर पे कितने सप्लाई बन रहा है, फर्स्ट मॉस्फेट पे, सेकंड मॉस्फेट पे कितने सप्लाई बन रहा है। वो P चैनल है कि N चैनल है, P चैनल है तो कैसे काम कर रहा है, N चैनल है तो कैसे काम कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।